नई नवेली दुल्हन कविता को अपने ससुराल में होने वाली सभी रस्मों का बेसब्री से इंतजार था। उसने सुना था इन सब रस्मों के जरिए पति पत्नी एक दूसरे के करीब आते हैं। शादी के पहले तो उसे रुपेश को जानने का मौका ही नहीं मिला था। तो सोचा था कि शादी के बाद वो दोनों रस्मों के बहाने ही साथ में वक्त बिताएंगे, मगर उसके सपनों पर पानी फिर गया, क्योंकि ससुराल में विधवा सास और जेठानी के अलावा और कोई नहीं था जो इन सब रस्मों को पूरा कराता। बहू, हमें पता है तुम्हारा बहुत मन हो रहा होगा, मगर हम मजबूर हैं। तुम लोगों की शादी के बाद कोई भी रस्म पूरी नहीं होगी। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। कविता नजर झुकाए अपने पति रुपेश को देख रही थी, मगर शायद उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तुरंत कविता को घर के भीतर छोड़कर घर से बाहर चले गया। जेठानी ने उसके उदास चेहरे को देखकर कहा, अरे कविता, फिक्र मत करो, अभी भैया आते ही होंगे। कहते हुए उसके कमरे में ले गई। साधारण सा कमरा जिसमें सुहागरात की कोई भी सजावट नहीं थी। वो कविता को पलंग पर बिठाकर कमरे से बाहर चली गई। कविता ने घड़ी की ओर देखा तो रात के 11 बज चुके थे, मगर अभी तक रुपेश का कोई पता ठिकाना नहीं था। शादी और सफर से थकी हुई कविता को नींद आ गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो रुपेश उसके पास लेटा हुआ था। वो उसकी ओर ही देख रही थी कि अचानक रुपेश की भी नींद खुल गई। मैं आया था, लेकिन तुम सो चुकी थी। मुझे लगा कि तुम थकी हुई होगी, इसलिए तुम्हें उठाया नहीं। तुम नहा धोकर रेडी हो जाओ, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कविता रुपेश से कुछ कहना चाहती थी, मगर रुपेश अचानक से वहां से भाग गया। बाथरूम में कविता को ऐसा लगा जैसे मिरर में से कोई उसे देख रहा है। एक बार तो वो डर से कांप गई, मगर फिर कांच के पास जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। नहाने के बाद वो बाथरूम में ही अपनी अलमीरा से कपड़े निकालने लगी तो 2 हाथ अलमीरा से बाहर निकल उसका गला दबाने लगे। कविता खुद को बचाने के लिए जोर से चीखी। उसकी चीख सुनकर उसकी जेठानी और सास दोनों उसके कमरे में आ गए। आकर उन्होंने देखा कि कविता बेहोश पड़ी थी और पूरे कमरे में सफेद धुआं उड़ रहा था। ये देख दोनों के चेहरे पीले पड़ गए। माँ, ये सब क्या है? तू घबरा मत, पहले उसे उठाकर पलंग पर लेटाते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि क्या करना है। दोनों उसे पलंग पर सुलाकर कमरे से बाहर निकल जाते हैं। कमरे में अभी भी वो सफेद धुआं पलंग के आसपास मंडरा रहा था। कविता पूरा दिन बेहोश रही। घर के किसी भी सदस्य ने कविता के कमरे में आकर देखा भी नहीं। रात के करीब 2 बजे उसे होश आया तो कविता का पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। कमरे में रुपेश भी नहीं था। वो जैसे तैसे उठी तो उसने देखा कि रुपेश बाहर हॉल में सोफे पर सो रहा था और सास जेठानी भी अपने कमरे में सो रहे थे। उनमें से किसी को भी कविता की कोई फिक्र नहीं थी। दर्द से कराहती हुई कविता वॉशरूम की तरफ जाने लगी। तभी ऐसा लगा कि किसी ने उसका नाम लेकर उसे पुकारा हो। कविता, कविता। कौन है? कौन है? कौन है यहाँ पर? कविता। जब उस कमरे में कोई भी नजर नहीं आया तो उसके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। भूख प्यास के कारण शरीर बेहाल हो गया। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके शरीर से पूरी ताकत निचोड़ ली हो। वो अपना सर पकड़कर बाथरूम के दरवाजे के पास ही बैठ गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? ससुराल में सबका बिहेवियर इतना अलग क्यों है? कोई भी मुझे कुछ बताता क्यों नहीं? कल सुबह कमरे में दिखे सफेद धुएं के बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। सुबह से रात हो चुकी है, 12 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। मैं इतनी देर तक क्या बेहोश थी? कल सुबह सबसे पहले मम्मी जी से इस बारे में बात करूंगी। नहीं, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। मैं तो अपने घर वापस चली जाऊंगी। जिस घर में पति का ही साथ न मिले तो ऐसे ससुराल में रहने का क्या फायदा होगा। खुद से बात करते हुए वो जैसे ही बाथरूम में दाखिल हुई, पूरे बाथरूम में सफेद कोहरा छाया हुआ था और कांच पर खून की लकीरें थी।
कविता तुरंत वहां से भाग अपनी सास के कमरे में पहुंची। मुझे उस कमरे में अकेले नहीं रहना। रुपेश भी मेरे साथ वहाँ नहीं होते। मुझे बहुत अजीब सा एहसास होता है। ऐसा लगता है कोई हर वक्त मुझे देख रहा है, कोई मुझे पुकार रहा है। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कल मैं पूरे दिन सोती रही। आज से पहले कभी इस तरह नहीं सोई हूँ मैं। बेटा, तुम बेकार ही फिक्र कर रही हो। रुपेश थोड़ा शाय है, वो आसानी से किसी से बात नहीं कर पाता है। वो मुझे कल ही बोल रहा था कि माँ, कविता सो चुकी है, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, मैं बाहर हॉल में ही सो जाता हूँ। उसे कुछ चाहिए होगा तो दे दूंगा। तुम 1-2 दिन रुक जाओ, तुम्हारे लिए भी तो सब कुछ नया है। सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। हो सकता है तुम्हें शादी की थकान के कारण नींद आई हो। कहते हुए वो कविता की जेठानी की तरफ देखने लगी। दोनों की आंखों में रहस्यमय चमक थी। उस चमक को देख रुपेश थोड़ा सा डर गया और वो कविता का हाथ पकड़ अपने कमरे में ले गया। तुम्हारे मन में बार बार यही सवाल उठता होगा ना, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता हूँ। माँ नहीं चाहती कि मेरा तुमसे कोई भी रिश्ता हो, क्योंकि कहते कहते रुपेश चुप हो गया और उसने अलमारी से कविता के सारे कपड़े निकालकर बाहर रख दिए। ये सब क्या है? आपने मेरे कपड़े क्यों फैला दिए? अपने सारे कपड़े इस अटैची में रखो और यहाँ से तुरंत चली जाओ, कहीं दूर, बहुत दूर। मगर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? रुपेश उसकी किसी बात का जवाब दिए बिना उसकी सूटकेस पैक कर रहा था। तभी उसे लगा कि कोई उसके कान में कह रहा हो, वो सच कह रहा है, भाग जा यहाँ से, वरना कोई भी तुझे नहीं बचा पाएगा। कौन है यहाँ? कहते हुए कविता पूरे कमरे में देख रही थी। कमरे की छत पर एक भयानक औरत लटकी हुई थी। वो कविता की ही ओर देख रही थी। उसकी गर्दन उसकी जगह पर नहीं थी। वो अपनी गर्दन हाथ में लेकर लटकी हुई थी। चली जा यहाँ से। उस औरत को देख कविता की चीख निकल गई, मगर रुपेश उसकी ओर इस तरह से देख रहा था कि मानो उसे उसकी मौजूदगी से कोई फर्क न पड़ता हो। तभी रुपेश की माँ और भाभी दोनों वहां पर आ गई और गुस्से में रुपेश की ओर देखकर बोली, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तूने अपना सारा सच इस औरत को बता दिया जो कल ही मरने वाली है। तुम्हारी गलती की सजा इसे मिलेगी। कल के बजाय हम इसे आज ही बलि चढ़ा देंगे। कहते हुए वे दोनों कविता को पकड़कर ले जाने लगी। उन्होंने रुपेश के कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। रुपेश बार बार दरवाजा बजाकर खोलने के लिए गुहार कर रहा था, मगर वो लोग कविता को घसीटकर तहखाने में ले गए। तांत्रिक ने कहा था 3 शादीशुदा औरत जिसके पति ने उसे छुआ भी ना हो, उसकी बलि चढ़ाई जाएगी तो मेरी बेटी जिंदा हो जाएगी। बस इस लड़की के बाद एक और बलि, फिर मेरी बेटी दोबारा जिंदा हो जाएगी। फिर मैं उस रुपेश को भी घर से बाहर निकाल दूंगी। कविता की जेठानी ने उसके हाथ पैर बांध दिए थे। रुपेश की माँ ने पूजा कर कविता की बलि चढ़ा दी। जैसे तैसे दरवाजा खोलकर रुपेश वहां से बाहर आया तो सामने कविता मरी हुई पड़ी थी। माँ, आप सुहानी को दोबारा जिंदा करने की जिद में इस तरह पागल हो चुकी हैं कि आपको अपने भले बुरे का भी होश नहीं है। मगर अब नहीं, भैया भी आपको समझाते समझाते इस दुनिया से चले गए। अब तुम इस घर में अकेले रहना। मैं अब तुम्हारे हाथ की कठपुतली नहीं बनूंगा और ना ही यहाँ रहूंगा। मैं जा रहा हूँ, बंद करो ये अपना खूनी खेल। ये कहते हुए रुपेश वहां पर रखे चाकू से खुद की गर्दन काट लेता है।